we're going to do problems today from 21 onwards. So यहाँ पे कहा है कि एक करंट कैरिंग लॉन्ग सोलिनॉइड है, तो ये आपका लॉन्ग सोलिनॉइड जो करंट कैरिंग होगा और इसमें जो फील्ड प्रोड्यूस होगा that does not depend upon what. So because the magnetic field produced by the solenoid that is given as mu naught n into I, हम देखते हैं कि डज नॉट डिपेंड, नहीं इस पे तो डिपेंड करता है, करंट पे डिपेंड करता है, रेडियस पे डिपेंड नहीं करता, तो ये आपका करेक्ट आंसर है. ओके, डज नॉट डिपेंड लिखा है, दैट इज द करेक्ट आंसर. फिर 22 वाला जो है वो टोराइड से रिलेटेड है. टोराइड का मतलब है यहाँ पे कोई आयरन कोर ऐसा लेके यहाँ पे वाइंडिंग्स कर दो आप इस तरह से, तो ये आपका बना टोराइड और इसमें करंट फ्लो होगा इस तरह से. ओके, तो दिस आल्सो हैज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ n और करंट जो फ्लो हो रहा है वो स्मॉल i है. देन व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड दिस आयरन कोर. ओके, तो ये हमने ऑलरेडी थ्योरी में सॉल्व किया हुआ है और हमें पता है कि टोराइड हो या सोलिनॉइड हो, दोनों का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला सेम ही है, म्यू नॉट एन आई, दोनों के केस में. इसलिए हम इसको भी फाइनलाइज कर लेते हैं. इसका डेरिवेशन आप थियरी के पार्ट में आप देख लो कि किस तरह से टोराइड का मैग्नेटिक फील्ड सेम एज सोलिनॉइड है. एक लॉन्ग सोलिनॉइड कैरी करता है एक करंट और इसके कारण एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है B अलोंग द एक्सिस. लेट्स से करंट इज I. अगर ये करंट को डबल किया गया और नंबर ऑफ टर्न्स जो है उसको आपने हाफ कर दिया, पर सेंटीमीटर को हाफ कर दिया, व्हाट इज द न्यू वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. तो यहाँ पे आप लिखते हो फर्स्ट केस में B इक्वल टू म्यू नॉट n इंटू I, फर्स्ट इक्वेशन. सेकेंड इक्वेशन में B डैश इक्वल टू म्यू नॉट n बाई 2 इंटू 2I. तो ये 2 कैंसिल होके आपको दिखने को मिल रहा है फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन that the value of B dash is same as B. Okay, that is the 23rd question. 24th, एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, जनरली जो एमीटर में यूज होता है, और इसमें n नंबर ऑफ टर्न्स है ऑफ अ कॉइल और एरिया है कैपिटल A और ये करंट कैरी कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, रेडियल है. दैट मीन्स अगर ये कोई कॉइल है तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से रेडियल है. तो व्हाट इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ कॉइल. तो वी नो दैट देयर इज जस्ट लाइक अ मैग्नेटिक डाइपोल experiences a torque when it is placed in a magnetic field. Similarly, a current carrying coil is also a magnetic dipole. ये मैंने लास्ट सेशन में भी ये डिस्कस किया था कि why there is a torque. यहाँ पे एक कपल जनरेट होता है, इसके कारण there is a torque experienced by this coil when it is placed in a magnetic field. और टॉर्क का जो फॉर्मूला है that is nothing else but mu bar cross B bar. Okay, similar to that what you are having for the magnetic dipole. But फर्क इतना ही है कि आप यहाँ पे mu का वैल्यू आप डालोगे NIA because it's a current carrying coil. It is not in terms of the pole strength. Okay, NIA आप लिखोगे, एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का यूनिट और N टर्न्स अगर है तो NIA बार इंटू B बार. अभी A बार और B बार जो है, देखो एरिया वेक्टर ऐसा है और जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर से परपेंडिकुलर है तो साइन 90 आएगा जो होगा 1, तो NIAB करके आ जाता है टॉर्क एक्सपीरियंस्ड. ओके, तो ये वैल्यू अगर आपको डायरेक्टली पता है तो डायरेक्टली इसको क्लिक मार्क कर सकते हो. दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, यू डोंट हैव टू वेस्ट टाइम इन राइटिंग ऑल दिस इक्वेशंस. 25th वाला, एक रेक्टेंगुलर कॉइल है जिसका एरिया है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको मीटर स्क्वायर में मैंने कन्वर्ट कर दिया. नंबर ऑफ टर्न्स है 100, करंट कैरीड है 1 एम्पियर और इसको एक मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर देते हो विथ द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल. दैट मीन्स रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि अगर रेडियल नहीं होता तो टॉर्क एक्सपीरियंस नहीं करेगा. अगर परपेंडिकुलर है
अगर एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड अगर परपेंडिकुलर है, इट विल नॉट एक्सपीरियंस एनी टॉर्क बिकॉज थीटा विल बिकम 0. सो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड. तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क रिक्वायर्ड? ओके, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क आपने जस्ट निकाला हुआ था लास्ट प्रॉब्लम में, NAIB करके. तो नंबर ऑफ टर्न्स, फिर ये आपका 400 इंटू 10⁻⁻⁴, ये कौन सा हो गया आपका? एरिया हो गया. फिर करंट 1 एंड मैग्नेटिक फील्ड 0.5. ओके, सो यू कैन सी दैट ये देखो, ये 10⁴ और ये वाला कैंसिल होके 4 इंटू 0.5 आएगा, जो आपका हो जाएगा 2 न्यूटन मीटर. तो ये आपका करेक्ट आंसर है. फिर 26th में जाएंगे. अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन passes undeflected through mutually perpendicular electric and magnetic fields. तो ये सोचने की बात है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होने के बावजूद आपका जो इलेक्ट्रॉन है ये अनडिफ्लेक्टेड है. अनडिफ्लेक्टेड का मतलब है जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन, वो 0 होगा. तो कुछ भी आगे पढ़ने के पहले हमें इस केस को ड्रॉ करना पड़ेगा, तभी हम आगे का पार्ट समझ पाएंगे. तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो कुछ ऐसा करते हैं. लेट अस से दैट दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है. तो लेट अस से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. इलेक्ट्रॉन है, इफ इट इज एन इलेक्ट्रॉन, तो पहला मैग्नेटिक फोर्स कौन से डायरेक्शन में होगा वो जरा लिखेंगे आप. दैट इज Q V बार क्रॉस B बार. और ध्यान रहे कि ये जो भी डायरेक्शन मिलेगा ये पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन मिलेगा जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. तो अगर हम राइट हैंड रूल लेंगे, V बार, तो मैंने ऐसा रखा V बार क्रॉस B बार. B बार कंप्यूटर के बाहर आ रहा है और तब मेरा नीचे पॉइंट कर रहा है. ओके, दैट मीन्स दैट जो मैग्नेटिक फोर्स होगा दैट इज गोइंग टू बी एक्सपीरियंस्ड बाय अ पॉजिटिव चार्ज. ओके, ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, इट इज गोइंग अनडिफ्लेक्टेड. ओके, तो हम ऐसा करते हैं, लेट अस से दैट अभी शायद ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा नहीं रहेगा फिर. ओके, लेट मी डू वन थिंग. ये इलेक्ट्रिक फील्ड को ऊपर मार्क करता हूँ, यहाँ पे भी ये दोनों परपेंडिकुलर ही है. तो मैग्नेटिक फोर्स कहाँ पे एक्सपीरियंस कर रहा है? नीचे के डायरेक्शन में, जो अभी मैंने दिखाया था V बार क्रॉस B बार. तो नीचे एक्सपीरियंस कर रहा है मैग्नेटिक फोर्स. अभी ये जो इलेक्ट्रॉन है ये पॉजिटिव चार्ज नीचे एक्सपीरियंस करेगा. ये किसके लिए लिखा है मैंने? पॉजिटिव चार्ज के लिए. मगर ये मेरा कौन सा टाइप का चार्ज है? इलेक्ट्रॉन. तो अगर इलेक्ट्रॉन है तो वो किधर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? ऊपर. ओके, तो FB आपका इलेक्ट्रॉन ऊपर एक्सपीरियंस करेगा मैग्नेटिक फोर्स. अभी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऊपर है तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करता है, तो नीचे के डायरेक्शन में एक्सपीरियंस करेगा. अभी ये देखो, ये दोनों वेक्टर्स ऑपोजिट है और इक्वल जब रहेंगे तभी ये पॉसिबल है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ये अनडिफ्लेक्टेड रहेगा. तो ये केस हम देख रहे हैं कि ये दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होने के कारण जो वेलोसिटी है ये अनडिफ्लेक्टेड है. तो मैंने पहले इलेक्ट्रिक फील्ड को नीचे दिखाया था, फिर बाद में मैंने इसको ऊपर इसलिए किया क्योंकि अगर वो नीचे रहेगा तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर दिस वेलोसिटी टू बी अनडिफ्लेक्टेड, इसलिए मैंने इसको चेंज किया. ओके, तो कभी पॉसिबल है कि आप ड्रॉ करते करते आपने कुछ डायरेक्शन अज्यूम किया और फिर वो अगर गलत है तो आप उसको चेंज करके करेक्ट डायरेक्शन को दिखा सकते हैं. अभी क्वेश्चन ये है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को आप स्विच ऑफ कर देते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑफ कर दिया तो आपके पास सिर्फ ये है और ये है. तो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स जो है ऊपर के डायरेक्शन में आपके पास है, वो तो रहेगा, दैट इज नॉट गोइंग टू बी शट ऑफ. तो अगर वो ऊपर एक्सपीरियंस करेगा तो नेचुरली इट विल गो इन अ सर्कुलर पाथ. ओके, ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा एंड हु विल प्रोवाइड द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स? द मैग्नेटिक फोर्स will provide the required centripetal force which is required for circular motion.
तो इसीलिए हम लोग सर्कुलर मोशन करेगा, हम ऐसे कंक्लूड करेंगे। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। देन वी कैन गो फॉर द 27th प्रॉब्लम। द फिगर शोज द क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ अ हॉलो सिलिंड्रिकल कंडक्टर। यहाँ पे हॉलो है, इनर रेडियस है कैपिटल आर और आउटर रेडियस है 2r, और इसमें जो करंट है यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है अलोंग द एक्सिस। यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है अलोंग द एक्सिस, ऐसे अंदर। वी वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज द मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन बोलेगा तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, यहाँ पे एट ए डिस्टेंस ऑफ 3r/2 फ्रॉम द एक्सिस। तो हमने पहले वाले एक सेशन में मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में ये डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि हाउ व्हाट आर द डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स फॉर फाइंडिंग आउट द मैग्नेटिक फील्ड। एक तो हो गया बायो-सावर्ट लॉ, और दूसरा जो सबसे आसान टेक्निक है वो है एम्पियर लॉ, जिसको एम्पियर सर्क्यूटल लॉ भी कहते हैं। क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ b bar dot dl bar that is proportional to the charge enclosed। ये मैग्नेटिक इंडक्शन को फाइंड करने के लिए सबसे आसान तरीका है। तो यहां पे हम ड्रॉ करेंगे एम्पीरियन लूप जो P पॉइंट से पास होता है, इस तरह से। तो ये एम्पीरियन लूप जो है ये सेटिस्फाई करता है दो प्रॉपर्टीज। एक तो b बार और dl बार जो है वो सेम डायरेक्शन में है, dl बार, ये ऐसा। तो इस पॉइंट पे देखो, ये करंट कैरिंग कंडक्टर अगर ऐसा है अंदर, तो यूजिंग द राइट हैंड रूल, थंब को करंट के डायरेक्शन में अगर मैं पॉइंट करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी कर्लिंग। तो कर्ल के फॉर्म में, सर्कल्स के फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो मैंने एम्पीरियन लूप जो लिया है, आई हैव ड्रॉन इट इन सच अ वे दैट दिस dl बार एंड b बार दे आर पैरेलल टू ईच अदर। Magnetic field circular, and at any point what is dl bar, that is tangential to the path। तो दोनों का डायरेक्शन सेम होने के कारण b dl लिख देते हैं, और उसके बाद हम बोलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सिमेट्री एट एवरी पॉइंट अलोंग दिस एम्पीरियन लूप हैज टू बी कांस्टेंट, इसलिए उसका इंटीग्रेशन के अंदर कोई काम नहीं है, उसको बाहर निकाल दे। अभी what is dl? Integral of dl is the circumference of the circle, that is 2 pi into r. R is how much? 3r/2. This is equal to the mu naught into the charge enclosed. Let us say this is equation number 1, क्योंकि charge enclosed नहीं, current enclosed हमें find out करना है। तो let us say that I current is there, यहाँ पे उन्होंने दिया है current I flow हो रहा है इस केस के लिए। Okay, where is that given here? Check it out. Figure shows a cross sectional area carrying uniform current। हाँ, यहाँ पे दिया नहीं है, एक्चुअली रहना चाहिए I, बिकॉज यहाँ पे देखो I के टर्म्स में यहाँ पे आंसर है, तो I is given in the problem। ओके, तो लेट अस से दैट I current is flowing to this cylinder, और इसके साथ जो एसोसिएटेड एरिया है वो कितना है? देखो यहाँ पे हॉलो है, सिर्फ ये एरिया लेना है, दैट इज पाई 2r द होल स्क्वायर माइनस r द होल स्क्वायर। दैट इज ये जो शेडेड रीजन है, टोटल यहां से यहां तक जो एरिया है माइनस ये वाला एरिया लोगे तो ये एरिया मिलेगा। दैट इज व्हाट आई हैव डन हियर, पाई 2r द होल स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। और एरिया एनक्लोज करस्पॉन्डिंग टू पाई, अभी यहां पे जो एनक्लोज एरिया वो कितना है? 3r/2 द होल स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। तो व्हाट इज द करंट एनक्लोज्ड? देखो पहला यहां पे हम कैलकुलेशन करेंगे, 9r²/4 ये वाला माइनस r स्क्वायर, तो ये हो गया 5r², ठीक है। तो ये वाला हो गया 5r²/4, और ये कितना हो गया? दिस इज 4 - 1 3, तो 3πr² हो गया। तो व्हाट इज आई एनक्लोज? दैट इज इक्वल टू, ये देखो ये 5r²/4 पाई इंटू आई डिवाइडेड बाई 3πr²। तो r² पाई कैंसिल हो गया, दैट इज इक्वल टू 5i डिवाइडेड बाई 12। ये देखो 4 × 3 = 12, दैट इज द आई एनक्लोज्ड। तो यहाँ पे हम डाल देंगे म्यू नॉट 5i डिवाइडेड बाई 12, दैट इज गोइंग टू बी सो मच। अभी देखो इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है, देखो ये 2 और 2 कैंसिल होता है, और फिर हम यहाँ पे लिखेंगे फाइनल वैल्यू ऑफ b को। तो b का जो वैल्यू है दैट विल बी म्यू नॉट 5i, ये तो चेंज नहीं होगा,
डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3 कितना है 36 और ये पाई और ये आर, तो पाई इंटू आर, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। तो ये एम्पियर्स लॉ के बेस पे ये एक प्रॉब्लम है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। हम लोग जाएंगे 28 प्रॉब्लम में। अ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ए, और जो एक स्टेडी करंट कैरी करता है, ये किस वेव फॉर्म के साथ आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये आप देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस आर यहाँ पे प्लॉट किया है। तो अगर मैंने एक सिलेंडर लिया जो एक स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया जिसका रेडियस है ए, तो ये देखो यहाँ पे ए लिखा है, दैट मीन्स फॉर अ रीजन दैट इज लेसर देन ए, यहाँ पे एक एम्पीरियन लूप ले लो इस डायरेक्शन में, एंड यहाँ पे रेडियस कैपिटल स्मॉल आर डाल दो। फिर आप लिखोगे यहाँ पे जो पाई ए स्क्वायर एरिया के साथ जो एसोसिएटेड करंट है वो है आई। टोटल करंट यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। देयर इज यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, तो इट्स अंडरस्टूड दैट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो पाई आर स्क्वायर जो यहाँ पे एरिया है, इसमें कितना करंट एंक्लोज्ड होगा वो लगने वाला है मुझे, इसलिए मैंने पहले कैलकुलेट कर लिया। आई एंक्लोज इक्वल टू आई इंटू पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई ए स्क्वायर। तो पाई पाई कैंसिल होके आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। फिर मैं यूज करूंगा मेरा एम्पीरियन लूप, दैट इज द एम्पियर्स लॉ, क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ बी बार डॉट डीएल बार दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई एंक्लोज्ड। तो बी इंटू 2 पाई आर, बिकॉज इसका सरकमफरेंस है 2 पाई आर, रेडियस है आर, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। तो एक आर यहाँ पे कैंसिल हो गया, एंड यू विल राइट बी इक्वल टू म्यू नॉट आई आर डिवाइडेड बाय 2 पाई ए स्क्वायर। ये अंदर के बारे में बात चल रहा है। अभी देखो, ये जो पूरा टर्म्स जो आपको दिख रहा है, जो मैंने सर्कल किया, ये पूरा कांस्टेंट है, क्योंकि म्यू नॉट दैट इज परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, दैट इज कांस्टेंट 4 पाई इंटू 10⁻⁷। करंट इज कांस्टेंट, ऐसे नहीं कि वो यहाँ पे दिया है स्टेडी करंट। 2 पाई कांस्टेंट है, रेडियस ऑफ दिस एंटायर कंडक्टर दैट इज आल्सो कांस्टेंट। तो मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू आर। देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं है, ये वाला भी नहीं है, जीरो नहीं है, इट इज प्रोपोर्शनल टू आर। तो इधर ए हो सकता है, नहीं तो सी हो सकता है, बिकॉज यू कैन सी दैट ये जो ग्राफ है दिस इज प्रोपोर्शनल टू आर वाला ग्राफ दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्मेट में ये इक्वेशन दिया है। अभी नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे आउटसाइड। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे ले लेता हूँ। तो आई विल ड्रॉ दिस लिटिल स्मॉल, और मेरा जो एम्पीरियन लूप है वो थोड़ा सा बड़ा लेना पड़ेगा, ऐसा। ये एम्पीरियन लूप है फॉर ग्रेटर देन ए है। तो नाउ अगेन आई अप्लाई द एम्पियर्स लॉ, इंटीग्रल ऑफ बी बार डॉट डी एल बार इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई एंक्लोज्ड। तो ये हो जाएगा बी, और ये जो रेडियस होगा ये ए है, तो टोटल सरकमफरेंस हो जाएगा, नहीं एक्चुअली नॉट दैट वन, यू शुड टेक दिस वन ना, दैट्स द एम्पीरियन लूप। तो ये हो जाएगा 2 पाई आर दैट इज इंटीग्रल ऑफ डी एल, एंड दैट इज प्रोपोर्शनल टू द करंट एंक्लोज्ड। जो करंट एंक्लोज्ड है वो है आई, दैट इज बी इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। तो ये सभी कांस्टेंट्स है, तो बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर। इसलिए आप देखते हो, देखो ये वाला तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन जो आ रहा है दैट इज नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर वाला, ये वाला करेक्ट है, बिकॉज दिस ग्राफ करस्पॉन्ड्स टू बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। इनफैक्ट अगर आर स्क्वायर होता तो भी आप सेम ही लेते थे, और आर भी सेम ही है, तो दैट इज वाई दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप दिस इज क्लियर। देन वी कैन गो फॉर द 29th प्रॉब्लम। Which of the following graphs correctly represents the variation of the magnetic field with distance from a long straight conductor carrying a current? देखो, अगर ये फाइनाइट कंडक्टर होता जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया है, तो फॉर्मूला फॉर द मैग्नेटिक फील्ड का शॉर्टकट है हमारे पास। इस डिस्टेंस को बोलते हैं बेस लाइन, जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट वेयर यू वांट टू फाइंड द फील्ड एंड द करंट कैरिंग वायर। और ये जो एंगल है ये θ1 और ये एंगल है θ2। तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है दैट इज अ फाइनाइट वायर कैरिंग अ करंट का है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 4 पाई sin θ1 प्लस sin θ2।
ये आपका फॉर्मूला है फॉर अ फाइनाइट वायर। अगर ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर बोला तो ये इनफाइनाइट वायर हो गया। इनफाइनाइट वायर के लिए हम लिखेंगे, ये देखो इनफाइनाइट वायर में ये इन्फिनिटी में मीट करेगा, यहां पे भी इन्फिनिटी में मीट करेगा, तो θ1 एज वेल एज θ2 बन जाते हैं 90 डिग्री जो है 1। सो 1 + 1 2 म्यू नॉट आई, ऑफ कोर्स यहां पे कैपिटल आर भी है जो मैंने लिखा नहीं था, तो म्यू नॉट आई 2 × 4 पाई आर, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई कैपिटल आर। दैट मीन्स दैट ये देखो ये आर के अगेंस्ट प्लॉट किया है, तो ये जो कॉन्स्टेंट्स है ये सभी कॉन्स्टेंट्स है, सो मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल आर। दैट मीन्स ये देखो ये वेव फॉर्म आपका करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि बाकी जो वेव फॉर्म है इट इज नॉट सैटिस्फाइंग दैट क्राइटेरिया। We can go for the 30th one. The ratio of the magnetic induction on the axis of a long straight current carrying solenoid, ये आपका current carrying solenoid है, at a point on the end, अगर ये end हो गया यहाँ पे, to that at the center of the solenoid। देखो मैग्नेटिक फील्ड का जनरल फॉर्मूला है म्यू नॉट आई cos θ1 माइनस cos θ2। अगर n टर्न्स है तो n भी आएगा और डिवाइडेड बाय 2। ओके, सो दिस इज द जेनेरिक फॉर्मूला फॉर द मैग्नेटिक फील्ड। हम लोग लिखते हैं मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू म्यू नॉट स्मॉल n इंटू आई, हम ऐसे लिखते हैं। तो ये जो बड़ा n है दैट इज छोटा n भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के लिए, you can write like that। ये जेनरिक फॉर्मूला है। What is this θ1 and θ2? θ1 and θ2 का मतलब है अगर ये पॉइंट P है तो इफ दिस इज वन एंड ऑफ द वायर, तो अगर मैंने यहाँ पे एक लाइन मारा और दिस इज द अदर एंड ऑफ द वायर, यहाँ से एक लाइन मारा और यहाँ पे लिया, तो ये जो एंगल है दैट इज θ1 और ये जो एंगल है ये है θ2। ये मोर जेनरिक फॉर्मूला है। अगर आप समवेयर एट द सेंटर लोगे और इट्स एन इनफाइनाइट करंट कैरिंग सॉलिनॉइड, तो क्या होता है कि θ1 और θ2 जो है वो हो जाता है θ1 0 और θ2 बन जाता है 180 डिग्री लाइक दिस। तो उस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा आप लिखते हैं म्यू नॉट आई एन डिवाइडेड बाय 2, cos of 0 is 1 minus of cos of 180 is also 1, so that is equal to mu naught ni, and that is what we used to take till now। previous जो problems है उसमें हम लोग लेते थे b equal to mu naught ni, but यहाँ पे उन्होंने लिखा है current carrying solenoid at the end, at the point on the end, यानी ये जो point है वो किधर है, वो यहाँ पे है, at the end में है। तो उसके लिए हम लिखेंगे b dash equal to mu naught ni divided by 2, cos θ1 जो होगा that will be 1 as before, but यहाँ पे देखो ये ऐसा है, ये θ1 ये θ2, ये θ1 जो है ये तो 0 है, θ2 जो है वो 90 डिग्री होगा, तो that is 0, so therefore that is equal to mu naught ni divided by 2। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे the ratio of the magnetic field on the axis of a long straight solenoid at a point on the end, that is b dash, to that at the center of the solenoid, ये ऐसा लेना पड़ेगा, that is equal to mu naught ni cancel होके ये half हो जाएगा, that is why I check mark this option। okay, so I hope this is clear। You can just have a look at the derivation of this one in your theory notes। okay, so we will stop here for today, and then we will continue with the next session of problems from 31 in the next session। Thank you so much for watching।